हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। जैसा कि आपको पता है कि स्कूल बंद होने के कारण हम अपनी पढ़ाई दूरदर्शन के माध्यम से कर रहे हैं और हमारे लिए क्लास 1 एवं 2 की पढ़ाई प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक शुरू हो चुकी है। तो हमें क्या करना है कि रोज़ाना समय पर अपनी पेंसिल और कॉपी के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में शामिल होना है, जहां हम नई नई चीज़ें सीखेंगे, वह भी मनोरंजक तरीके से। तो तैयार है ना आप सब। आज हम लोग सबसे पहले बापू की पाती पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग प्यारे बापू गांधी जी के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हिंदी भाषा में हम लोग एक कहानी सुनेंगे और सीखेंगे कहानी को पढ़ना। कहानी का नाम है छुपन छुपाई। फिर अंग्रेजी में हम लोग सीखेंगे पौधों के अलग अलग भागों के अंग्रेजी में नाम, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में। फिर एक मज़ेदार कहानी सुनेंगे, अंधेर नगरी चौपट राजा। और अंत में चलेंगे पटना का चिड़ियाघर और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि बापू की शादी जल्दी हो जाने की वजह से उनकी 1 साल की पढ़ाई बिगड़ गई। बाद में उन्होंने खूब मेहनत करी, पढ़ाई में उनका मन लगने लगा, लेकिन व्यायाम करने से वो बचते थे। व्यायाम ना करने का नुकसान मोहन को उतना नहीं हुआ, पर एक दूसरी कमी की कीमत उन्होंने जीवन भर चुकाई, और वो थी बिगड़ी हुई लिखावट। उन्हें यह गलतफहमी हो गई थी कि साफ सुथरी लिखाई का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। बड़े होने के बाद गांधी जी ने अपनी खराब लिखावट सुधारने की कई बार कोशिश करी, लेकिन बचपन की बिगड़ी आदत फिर ठीक नहीं हुई। उनका लिखा हुआ पढ़ना मुश्किल होता था। जब दूसरों के मोती के दानों जैसे साफ और सुंदर अक्षर दिखते, तब गांधी जी को पछतावा होता। वो कहते थे, खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी मानी जानी चाहिए। हर एक नवयुवक और नवयुवती मेरे उदाहरण से सबक ले और समझे कि अच्छे अक्षर विद्या का आवश्यक अंग है। लड़कपन के 2 ही करीबी दोस्त मोहन को बात तक याद रहे। पहले ने उनका साथ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनकी दोस्ती दूसरे से हो गई थी। ये दूसरा लड़का मोहन के मंझले भाई करसन दास का दोस्त था। दोनों की ही पढ़ाई में रुचि नहीं थी। दोनों बार बार फेल होकर मोहन की कक्षा में ही आ चुके थे। यह दोस्त दूर तक तेजी से दौड़ सकता था, ऊंचा कूद सकता था, लंबा भी कूद सकता था, दीवार चढ़ने में माहिर, खेल कूद में प्रवीण और सजा या पिटाई सहज ही सह लेता था। मोहन का स्वभाव एकदम उल्टा, डरपोक, शरीर से दुर्बल, ना दौड़ते बनता ना कूदते बनता। कोई डांट दे तो रो पड़ते, पिटाई सहना तो दूर की बात। दोस्त यह सब जानता था। जो कमियां हमें अपने आप में दिखती हैं, उन्हीं गुणों को हम दूसरों में खोजते हैं। मोहन अपने दोस्त से बहुत प्रभावित थे। दोनों ने स्टूडियो में जाकर के साथ में फोटो भी खिंचवाई थी।
माँ, बड़े भाई और कस्तूरबाई ने मोहन को समझाने की खूब कोशिश की। वो कहते थे कि तुम खराब संगत में पड़ गए हो, तुम्हें अपना ध्यान देना चाहिए। मोहन ने उन्हें भरोसा दिलाया। उन्हें बात जमी नहीं, पर फिर भी उन्होंने मोहन पे विश्वास किया। वो जो चाहते थे उसे करने दिया गया। पर सच तो ये था कि मोहन अपने दोस्त के सम्मोहन में थे, जो सम्मोहन कई साल तक चला। उनका दोस्त कहता, हमारे बहुत से अध्यापक छिपकर मांस खाते हैं और शराब भी पीते हैं। राजकोट के बहुत से नामी गिरामी लोग भी और हमारे विद्यालय के कई छात्र भी। इसीलिए तो हम लोग कमजोर हैं, क्योंकि हम मांस नहीं खाते। अंग्रेज मांस खाते हैं, इसीलिए ताकतवर है। तभी तो उन्होंने हमें गुलाम बनाया हुआ है। अपने दोस्त की ये सब बातें सुनकर मोहन को लगने लगा था कि यही समाज सुधार है। मोहन का परिवार एकदम पक्का वैष्णव शाकाहारी था, पर उनका मझला भाई करसनदास तो पहले से ही दोस्त के प्रभाव में मांस खाने लगा था। उनका दोस्त कहता, मुझे देखो, मैं मांस खाता हूँ, तुम्हारा भाई भी खाता है। हम दोनों तुमसे ज्यादा बलवान हैं, हिम्मत वाले हैं, हमें किसी का डर नहीं लगता। मोहन भी अपने दोस्त के जैसे निडर और बलवान बनना चाहते थे। देश को आजाद तो करवाना ही था, समाज सुधार भी तो करना था। सो एक दिन दोनों चुपके से नदी किनारे वीराने में चले गए। दोस्त ही सारा सामान लेकर आया था और उसी ने मांस पकाया। मोहन ने पहले कभी मांस देखा तक नहीं था। उसके घर में किसी को ये बात पता नहीं थी। मांस का स्वाद मोहन को चमड़े जैसा लगा। उन्हें उल्टी आने लगी तो थोड़ा सा खा के छोड़ दिया। उस रात बहुत तकलीफ हुई। जैसे ही नींद आती, उनको सपने में दिखता कि पेट में एक बकरी मिमिया रही है। वो चौंक कर उठते, फिर अपने आप को समझाते कि मांस खाना जरूरी है। दोस्त आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो तरह तरह के पकवानों में मांस मिला देता ताकि मोहन को भा जाए। यह सरकारी डाक बंगले में होता, जहाँ के बावर्ची को उसने पटा रखा था। ये सब साल भर तक चला। कोई 5-6 बार मोहन ने चोरी छिपे मांस खाया। खर्चा हमेशा दोस्त ही उठाता था, क्योंकि मोहन के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं होती थी। जब ऐसी दावत खाकर मोहन घर लौटते, तब भूखी नहीं बचती, तो वो घर में झूठ बोलते। माँ पूछती कि खाना क्यों नहीं खा रहे, तो मोहन कहते, भूख नहीं है, पेट में गड़बड़ है। पर वो सोचते कि मैं ऐसे घर में कब तक धोखा देता रहूंगा। घर में झूठ बोलना उन्हें खराब लगता, इसलिए मांस खाने का अभ्यास उन्होंने टाल दिया और फिर सदा ही शाकाहारी रहे। लेकिन इस दोस्त का साथ और समय चला। कस्तूरबाई के बारे में भी इस दोस्त ने मोहन के कान भरे। वे अपनी पत्नी पर बेवजह शक करने लगे। कस्तूरबाई के पास मोहन की बदसलूकी सहने के अलावा कोई चारा नहीं था। मोहन के लिए दोस्ती कई तरह से भाग्य का कारण बन चुकी थी। वे इससे तभी छूटे जब उन्होंने अपने दोस्त को कुछ ऐसी खराब हरकतें करते देखा जिससे उन्हें धक्का लगा। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि क्या हुआ था जब महात्मा गांधी ने चोरी की थी। चलिए बच्चों, आज हम लोग एक मजेदार कहानी सुनते हैं जिसका नाम है छुपन छुपाई। इस कहानी के 2 पात्र हैं, बबली और जीत। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। एक दिन सब छुपन छुपाई खेल रहे थे। उस दिन जीत की बारी थी। जीत 100 तक गिनकर सबको ढूंढने निकला। मोहित दरवाजे के पीछे ही मिल गया। जीत बाकी सबको कमरे में ढूंढने लगा। बबली अलमारी के पीछे मिल गई। उमा पलंग के नीचे मिल गई। उसके बाद जीत आंगन की तरफ गया। मीता दादी के पीछे मिल गई। जीत नाजिया को आंगन में ढूंढने लगा। जीत ने नाजिया को चादर के पीछे ढूंढा। जीत नाजिया को ढूंढने के लिए बाहर आया।
वह पेड़ के नीचे खड़ा होकर सोचने लगा। नाजिया ने ऊपर से कूदकर उसे धप्पा कर दिया। जीत दोबारा गिनती गिनने चल दिया। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? मजा आया ना? आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, हम हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के पौधे देखते हैं। कुछ बड़े होते हैं और कुछ छोटे। पर क्या आपने कभी देखा है कि पौधे चाहे बड़े हो या छोटे, पतले हो या मोटे, लेकिन उनकी एक सी संरचना होती है। यही जानने के लिए आज हम पौधों के विभिन्न भागों के बारे में सीखेंगे। जैसे हमारे शरीर में विभिन्न भाग होते हैं, जैसे कि हाथ, पैर, नाक, कान, मुंह इत्यादि, और वे सभी हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि प्रत्येक अंग एक अलग भूमिका निभाता है। उसी तरह पौधों के भी कई भाग होते हैं। प्रत्येक भाग अलग भूमिका निभाता है और वो पौधों के लिए आवश्यक होते हैं। संक्षेप में पौधों के दो मुख्य भाग होते हैं। एक भाग जो जमीन के नीचे रहता है वह जड़ यानी रूट्स कहलाता है, और दूसरा भाग जो जमीन के ऊपर होता है उसे शूट कहा जाता है। सबसे पहले हम जमीन के नीचे वाले भाग को देखेंगे, यानी रूट्स या जड़ को देखते हैं। जड़ पौधों का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है क्योंकि ये पौधे को जमीन में स्थिर रखता है, जिससे पौधा गिरता नहीं है। जड़ें मिट्टी से पानी और पोषक तत्व लेती है जो पौधों के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। अब हम पौधों के उस भाग को देखेंगे जो जमीन के ऊपर होता है। क्या आप जानते हैं कि पानी और पोषक पदार्थ जड़ों से पौधों के सभी भागों तक कैसे पहुंचते हैं? यह कार्य पौधे के तने यानी स्टेम के द्वारा होता है। तना या स्टेम पौधे का ऊपरी भाग होता है। पौधों का समतल हरा हिस्सा जो पौधों के लिए भोजन तैयार करता है वह पत्ती यानी लीफ कहलाता है। पत्तियां सूर्य के प्रकाश, जल और वायु की उपस्थिति में भोजन तैयार करती है। पत्तियों को पौधों का रसोई घर यानी किचन कहा जाता है। पौधों का सबसे खूबसूरत हिस्सा है फूल यानी फ्लावर्स। फूल सभी रंग, आकार और आकृति में आते हैं। फूल फल में बदलते हैं जिन्हें हम सभी शौक से खाते हैं, जैसे कि स्वादिष्ट आम। तो जैसे हमने देखा, पौधों के दो प्रमुख भाग होते हैं। एक होता है जड़ जो जमीन के अंदर बढ़ता है, और दूसरा होता है शूट जो जमीन के ऊपर बढ़ता है, जिसमें तना, पत्तियां, फूल और फल शामिल है। चलो अब हम इन भागों के बारे में कुछ और विस्तार में जानते हैं। क्या सभी पौधों की जड़ें समान होती हैं? जरा इस सेम के पौधे की जड़ को देखिए। हम इसमें देखते हैं कि इसमें एक मुख्य जड़ है यानी मेन रूट है जो तने से मिट्टी के भीतर की ओर बढ़ रही है, और कई छोटी जड़ें इस मुख्य जड़ से उग रही है। यह मुख्य जड़ टैप रूट कहलाती है। मुझे यकीन है कि आप सभी को गाजर और मूली बहुत पसंद होगी। गाजर और कुछ नहीं बल्कि एक जड़ यानी रूट है। गाजर के पौधे की मुख्य जड़ और उस मुख्य जड़ में अनेक छोटी छोटी जड़ें होती है, इसलिए गाजर एक टैप रूट है। अब हम इन हरे प्याज की जड़ों को देखते हैं। इनकी एक जड़ नहीं है
बल्कि यहाँ तो इसके तने से बहुत सी पतली और घनी जड़ें निकल रही है। इन पतली और घनी जड़ों को रेशेदार जड़ यानी फाइब्रस रूट कहा जाता है। अब हम एक और उदाहरण देखते हैं। यह है घास। यहाँ भी कई पतली जड़ तने के अंत से उग रही है, इसलिए यह भी फाइब्रस रूट है। क्या आपने आम का पेड़ देखा है? बड़े पेड़ों का तना ठोस, मजबूत और डंडीदार होता है, जैसे कि आम के पेड़ का तना। इसलिए बड़े पेड़ के तने को यानी स्टेम को ट्रंक कहा जाता है। बड़े पेड़ के तने के ऊपर बहुत सी शाखाएं यानी ब्रांच होती है और शाखाएं पत्तियों यानी लीव्स से ढकी रहती है। पेड़ों पर अनेक फूल होते हैं, जैसे कि आप इस आम के पेड़ में फूलों को देख सकते हैं, या फिर सेब के पेड़ के ये फूल जो इस तस्वीर में दिखाए गए हैं। फूल फल में बदल जाते हैं, जैसे कि अब आप आम के फूलों की जगह आम के फल देख सकते हैं, और सेब के पेड़ के फूल अब रसदार सेब में बदल गए हैं। जब भी आप आम या सेब खाते हैं, आपको अवश्य ही इनमें बीज यानी सीड्स मिला होगा। कुछ फलों के बीज यानी सीड्स बड़े और कुछ के छोटे होते हैं। कुछ फलों में बहुत से बीज होते हैं, जैसे कि तरबूज और सेब में, और कुछ में बहुत कम या केवल एक ही बीज होता है, जैसे कि आम में या पीच में। और कुछ फलों में तो बीज ही नहीं होते, जैसे कि केला। संक्षेप में पौधों के दो भाग होते हैं, जड़ जो जमीन के अंदर होता है और शूट जो जमीन के ऊपर होता है। शूट के कई और भाग होते हैं, तना या ट्रंक जो शाखाओं से जुड़ता है और उस पे पत्तियां और फूल होते हैं, और फूल फल में बदल जाते हैं जिसमें बीज होते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, बाय बाय। Désolé, c'est les Covid que je
गुरुजी, इस मूर्ति को देखिए। इस राज्य का राजा जरूर बहुत ताकतवर और प्रतापी होगा। हाँ, वह जरूर होगा। बचाओ बचाओ, मैं फंस गया हूँ। बचाओ बचाओ, मैं फंस गया हूँ। कितनी बार आपसे कहा है कि दरवाजे से नहीं खिड़की से आया करिए। देखो, हमारा छोटा सा बेटा भी यह जानता है। गुरुजी, यहाँ का मकान बहुत ही अजीब है। ऐसा कैसे हो सकता है कि दरवाजा इतना छोटी है और खिड़कियाँ इतनी बड़ी है? हाँ, ये बहुत ही अजीब लग रहा है। चलो हम इस विचित्र राज्य को थोड़ा और देखते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो मेरे दोस्त? मैं पास के रास्ते यहाँ पे सोना बेचने आया हूँ। मुझे यहाँ अच्छे दाम मिल जाएंगे। नमस्ते मित्र, आज आप क्या लेकर आए हो? मैं अपना सोने का नया संग्रह लेके आया हूँ। इन सब के बदले आप मुझे क्या देंगे? यह अच्छा है, मैं इसे खरीदना चाहूँगा। हमेशा की तरह इस बार भी आपको अच्छी कीमत मिलेगी मेरे दोस्त। ठीक है, तो हमारा सौदा पक्का हो गया। ये राजा है क्या? ये तो बहुत ही छोटा है, लेकिन इसकी मूर्ति तो बहुत बड़ी और विशाल थी। चुप रहो। सनकपुरी के वासियों, सुनो सुनो सुनो। हमारे महान राजा राजा सनकीमल के आदेश से आज से हर वस्तु एक समान दाम पे बेची जाएगी। सुनो सुनो सुनो। हमारा सौदा पहले ही हो चुका है। अब हमारे महान राजा के नए नियम के अनुसार आप सोने के वजन के बराबर वजन की यह स्टील की बर्तन ले लीजिए और आपका सारा सोना अब मेरा हो गया है। हे भगवान, मैंने मेरा सारा सोना गवा दिया। अब मैं क्या करूं? अब मैं इस सनकी राज में कभी नहीं आऊंगा। कृपया करके मुझे इस पानी के कनस्तर के बदले एक कनस्तर दूध का दे दीजिए। इस राज्य में सभी वस्तुएं एक ही भाव पर मिलेगी। वाह! अब तो मैं रोज चावल की जगह केवल मिठाइयाँ और दूध से बनी चीज खाऊंगा। मैं अपने पूरे शरीर पर ढेर सारे जेवर भी पहनूंगा। गुरुजी,
हमें यहीं बस जाना चाहिए। यहाँ का जिंदगी बहुत सरल और आरामदायक है। सुनो गोलूराम, इस राज्य का राजा सनकी है। आज उसने एक विचित्र सा आदेश दिया है। कल वो और कोई विचित्र भी दे सकता है। तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। चलो जल्दी ही यहाँ से निकल चलते हैं। गुरुजी, इस बात की चिंता अभी से क्यों करें? जब ऐसा होगा तब देखा जाएगा। तब तक तो हम इसका मजा लेते हैं। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं यहाँ नहीं रुक सकता। मैं अब चलता हूँ। तुम अपना ध्यान रखना। ठीक है गुरुजी, प्रणाम। भगवान तुम्हारी मदद करे। ताजे मांस ले लो। नमस्ते, मैं काम की तलाश में हूँ। क्या आपको यहाँ किसी मदद की जरूरत है? तुम बहुत मोटे हो, तुम फुर्ती से काम नहीं कर पाओगे। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। यहाँ पर तो मेरे लिए कोई भी काम नहीं है। मुझे अब कहीं और जाना होगा। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? इधर आओ। नमस्ते, मेरा नाम है गोलूराम। मैं इस राज्य में नया हूँ और काम की तलाश कर रहा हूँ। ठीक है, जरा मुझे अपना हाथ दिखाओ। तुम इस कार्य के लिए बिल्कुल सही हो। मैं तुम्हें आज से ही काम पे रख रहा हूँ। लगता है कि मैं वाकई खास हूँ, इसलिए सिर्फ मेरे हाथ देखकर ही उन्होंने मुझे नौकरी दे दी। जरूर, मैं आपका कार्य करने के लिए तैयार हूँ मालिक। मुझे मेरे पैजामे के लिए 3 हाथ बराबर कपड़ा चाहिए। ठीक है, मैं आपके लिए पैजामा तैयार कर दूंगा। आपका पैजामा कल शाम तक तैयार हो जाएगा। मैं कल इसे लेने आ जाऊंगा। नमस्ते, क्या मेरा नया पैजामा तैयार हो गया है? मैं उसे नाप कर देखना चाहता हूँ। गोलूराम, क्या तुम इनका नया पैजामा लाओगे? जी मालिक, ये लीजिए। ये क्या? ये तो बहुत ही छोटा है। क्या मैंने आपको बताया नहीं था कि इसे 3 हाथ लंबा बनाना है? गोलूराम, जरा इन्हें दिखाओ कि हमने सही माप लिया था। देखिए, मैंने आपको कहा था, हम कभी भी गलती नहीं करते हैं। ये लीजिए और कृपया मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। धन्यवाद। मैं इस आधे पैजामा को नहीं पहन सकता। मैं अपने दोस्त की शादी में क्या पहनूंगा?
डर से नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। नमस्कार, स्वागत है आपका पटना जू के आउटरीच प्रोग्राम के अंतर्गत एपिसोड 2 में। आज जिस इनक्लोजर का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो एवियरी केज है। जैसा कि आप जानते हैं कि पटना जू भारत के एक लार्ज कैटेगरी जूज में से एक जू है, और जो हमारा ये एवियरी है इसमें हमने लगभग 8 से 10 वेराइटी के अलग अलग तरह के बर्ड्स को रखा है, फिजेंट्स को रखा है। और जो मेन बर्ड्स हैं कि रोजी पेलिकन है, मलाड है, बार हेडेड गूज है, ब्राह्मणी डक है। इसके अलावा फिजेंट्स को भी सिल्वर फिजेंट, पी फॉल, लेसर एडजुटेंट, इन सभी को रखा गया है जो अपने प्राकृतिक अधिवास जैसा यहाँ पे अनुभव करते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से रह रहे हैं यहाँ पे। इनके रहने के लिए एक झील का भी निर्माण है बीच में, जहाँ पे ये तैरते रहते हैं, पानी में डुबकी लगाते रहते हैं, गोते मारते रहते हैं। और पक्षियों को गर्मी से बचाने के लिए यहाँ पे एक फव्वारे का भी इंतज़ाम किया गया, जो हमेशा फव्वारा चलता रहता है, जिससे कि पक्षी काफ़ी आनंद उठाते रहते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे ट्रीज हैं जो उनको नेचुरल हैबिटाट की ही तरह मदद करते हैं। इनकी जो संरचना जो इस एवियरी केज की है वो उनके जो नेचुरल हैबिटाट है उससे मिलता जुलता इसको बनाने का प्रयास किया गया है। इसके अंदर काफ़ी सारे ट्रीज हैं जो उनको नेचुरल हैबिटाट की ही तरह मदद करते हैं। जानवरों को यहाँ ब्रीडिंग के लिए अच्छी व्यवस्था करने के साथ साथ हम लोग ये प्रयास करते हैं कि ये नेचुरली इसमें ब्रीड कर पाएँ और अंडे वगैरह दे पाएँ। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मलाड का काफ़ी अच्छे संख्या में ब्रीडिंग हो रहा है और
उनको हम लोग यहाँ पे नेचुरली भी वो हैच करते हैं या इंक्यूबेशन की आवश्यकता हो तो वो भी करते हैं। छोटा सा नर्सरी भी बनाया गया है जिसमें एक छोटा पॉन्ड है जिसमें उनको एक्लिमेटाइज किया जाता है ताकि वो बाहर निकल करके धीरे धीरे अपने प्राकृतिक अधिवास में और दूसरे चिड़ियाओं के साथ मिल सके, दूसरे बर्ड्स के साथ मिल सके। पक्षियों का जो बर्ड मेस होता है उसमें ज्वार, बाजरा, गेहूं, चीना, कौनी, लहसुन, प्याज, गेहूं इत्यादि हम लोग देते हैं छोटे छोटे पक्षियों के लिए। बड़ी मछली दिया जाता है पेलिकन के लिए और छोटी मछली जो है पेंटेड स्टोर और एडजंटेड स्टोर इत्यादि के लिए दिया जाता है। पटना जू में एक्सपेंशन में कोई और एक्टिविटी क्रिएट होगी तो हम लोग ये चाहेंगे कि वॉक-इन की भी सुविधा बनाई जा सके जिसमें दर्शक घूमते हुए अंदर एवियरी केज के अंदर आकर के बर्ड्स को देख पाएंगे, नेचुरल हैबिटेट में देख पाएंगे। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आज हम किसी जानवर के एनक्लोजर के पास नहीं चलेंगे, हम चलेंगे जानवर के बच्चे के पास। संजय गांधी जैविक उद्यान के सफल प्रबंधन और देखभाल का ही नतीजा है कि आज यहाँ मौजूद लगभग सभी जल, थल और आकाश में रहने वाले जानवरों का प्रजनन हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे गेंडा के बच्चे की। संजय गांधी जैविक उद्यान में अभी कुछ दिन पहले ही एक गेंडे का जन्म हुआ है। भारतीय मादा गेंडा साल के किसी भी महीने में गर्भधारण कर सकती है। 16 से 18 महीने गर्भधारण के बाद मादा गेंडा सामान्यतः एक बार में एक बच्चे को जन्म देती है और फिर 3 साल के बाद दूसरे बच्चे के जन्म के लिए तैयार हो जाती है। जन्म के समय नवजात शावक का वजन लगभग 40 से 50 किलोग्राम तक का होता है। जन्म के कुछ घंटों के बाद नवजात शावक न सिर्फ जमीन पर चलने फिरने लगते हैं बल्कि पानी में तैरने भी लगते हैं। नर भारतीय गेंडा लगभग 10 साल की उम्र में प्रजनन योग्य हो जाते हैं, वहीं मादा गेंडा 9 से 10 साल की उम्र में प्रजनन योग्य होती है। बच्चे को संभालने का काम मादा गेंडा करती है जबकि नर गेंडा अपने आधिपत्य क्षेत्र की रक्षा करता है। नर भारतीय गेंडा लगभग 10 साल की उम्र में प्रजनन योग्य हो जाते हैं, वहीं मादा गेंडा 9 से 10 साल की उम्र में प्रजनन योग्य होती हैं। गेंडे के बच्चे के बाद अब हम चलेंगे जिराफ के बच्चे के पास। संजय गांधी जैविक उद्यान में अभी जिराफ का एक बच्चा है। इसका जन्म भी संजय गांधी जैविक उद्यान में ही हुआ है।
13 से 15 महीनों के गर्भ धारण के बाद मादा जिराफ एक बार में एक बच्चे को जन्म देती है। दुनिया का सबसे लंबा जानवर जिराफ जन्म के समय 1.8 मीटर लंबा होता है और जन्म के समय इनका वजन लगभग 90 से 110 किलोग्राम तक होता है। इसके जन्म के समय इनकी मां यानी मादा जिराफ सामान्यतः खड़ी रहती है और जन्म के कुछ ही घंटों के अंदर जिराफ के बच्चे चलने फिरने लगते हैं। ये नवजात शावक 3 से 4 साल के बाद प्रजनन योग्य हो जाते हैं और मादा जिराफ साल के किसी भी महीने में गर्भ धारण कर सकती है। जिराफ के बच्चे के बाद अब हम बात करेंगे भालू के बच्चे की। संजय गांधी जैविक उद्यान में अभी भालू के बच्चों की संख्या 2 है। दोनों बेहद चंचल, चालाक और स्वस्थ हैं। मादा भालू साल के किसी भी महीने में गर्भधारण कर सकती है। लगभग 7 महीने यानी 210 दिनों के गर्भधारण के बाद मादा भालू एक बार में 3 से 4 बच्चों को जन्म देती है, जो देखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं। जन्म के समय बच्चे का वजन लगभग 700 ग्राम से 100 किलोग्राम तक होता है। साथ ही जन्म के 1.5 से 2 महीने के बाद नवजात शावक चलने फिरने लगते हैं। भालू के बच्चे जन्म के 3 से 4 साल के बाद प्रजनन योग्य हो जाते हैं। किसी भी जू के सक्सेस का उसका जो मैनेजमेंट का पैरामीटर है वो उसके ब्रीडिंग से देखा जाता है और इसमें पटना जू काफ़ी लकी है कि यहाँ जितने भी स्पीसीज हैं उन सबों में लगभग ब्रीडिंग काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग हो रही है। और जो ब्रीडिंग का मेन पर्पस है या हम लोग उसको साइंटिफिकली मैनेज करते हैं कि इन ब्रीडिंग ना हो पाए, उसका जितने भी साइंटिफिक पैरामीटर्स हैं उसको हम लोग ध्यान देते हैं और ये कोशिश करते हैं कि जो भी नए बच्चे हो रहे हैं वो हेल्दी रहें, उनके अच्छे से केयर हो सके। हम लोग कंफर्म हो जाते हैं कि सक्सेसफुल मेटिंग हुआ है एनिमल का, तो उसके बाद उनका रिकॉर्ड कीपिंग और एक लंबा एक्सरसाइज होता है जो उन पे ध्यान देने के लिए किया जाता है, जिसमें जो डॉक्टर की टीम होती है उनके प्रेगनेंसी पीरियड में पूरे उनका मेडिकेशन से लेकर हर एक चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है और ध्यान रखते हैं। और जब उनका डिलीवरी का टाइम नज़दीक आता है तो उनके इनक्लोजर्स में सीसीटीवी कैमरा या इसकी व्यवस्था भी की जाती है। संजय गांधी जैविक उद्यान में आने वाले दर्शक इन जानवरों को अपने मां के साथ देखकर बेहद खुश होते हैं। आज के कड़ी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अरे भाई राजू, क्या? अरे सुने कि कल चाचा कुछ बता रहे थे, क्या बोल रहे थे? हाँ, चाचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। कह रहे थे कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता। बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे? हम लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। हम भी यही सोच रहे थे। अरे वो देखो, मास्टर साहब भी सही टाइम पे आ गए। चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। मास्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मास्टर साहब, आपसे एक बात का जानकारी लेना था। हाँ पूछिए। अब हम लोग तो ठहरे कम पढ़े लिखे आदमी, हाँ। लेकिन
हम लोग का बच्चा लोग स्कूल में जाके क्या करता है, क्या सीखता है, क्या पढ़ता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? बहुत आसान है। अच्छा कैसे? चलिए आप लोग स्कूल में, हम बताते हैं। जी जी चलिए। जी सर चलिए। चलो चलो। हाँ हाँ चलिए। हाँ हाँ मीठा लेते हैं। चल। आइए, ये देखिए, ये है क्लास 3 का अधिगम प्रतिफल पोस्टर। इसका मतलब है यदि आपका बच्चा वर्ग 3 में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीजें उसे जानकारी होनी चाहिए। ये क्या है? पक्षी। और ये क्या है? पेड़। यानी कि तीसरी कक्षा समाप्त होते होते आपका बच्चा पशु, पक्षी, फूल, पत्ती आदि के बारे में सीख जाएगा। हर क्लास और हर विषय के लिए अधिगम प्रतिफल पोस्टर बनाए गए हैं। आइए कुछ दूसरे तरीके जानते हैं। जी सर। ये देखिए, ये है हमारे बच्चों की कॉपियाँ और ये है सही का निशान। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है। जितना ज़्यादा होंगे ये निशान उतना बढ़िया सीखा है आपका बच्चा। और ये क्या है? गलत का निशान। हाँ, ये है गलत का निशान और इसका मतलब है आपके बच्चे ने इस प्रश्न में कुछ गलती की होगी। और ये निशान जितना ज़्यादा होगा आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा ये कैसे जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे। उसके लिए भी हमारे पास कुछ साधन है। उनमें से एक है प्रगति पत्रक। इसके माध्यम से आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा। देखिए, ये है 3 स्टार। इसका मतलब होता है सीख चुका है, आपका बच्चा सीख चुका है। और 2 स्टार का मतलब है बच्चा सीख रहा है। और 1 स्टार का मतलब अभी सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ, ये तो बहुत आसान है। अब तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों की कॉपी आसानी से जांच कर पाएंगे। बिल्कुल जांच पाएंगे मनोज। हाँ मास्टर साहब, आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी। तो ठीक है, चलते हैं। आज जो आपने हमको बताया है वो हम सबको बताएंगे। आप क्या करेंगे? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें।
शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। आशा करती हूँ बच्चों, आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।